Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nanan Academy. I am your host मोहम्मद जुल कन्नन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स हम इसका 7th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये हमारी मेन हेडिंग थी। इस हेडिंग के अंदर हम द लार्ज इंटेस्टाइन को स्टडी करेंगे। बच्चों हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को तफसील से पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये असल में एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का काम करता है। एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर कई सारे ऑर्गन्स आते हैं, इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी कई सारे ऑर्गन्स हैं। हमने अलग अलग वीडियोस के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द लार्ज इंटेस्टाइन को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसको बाकायदा जो है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन जब पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जब भी बच्चों के सामने लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो उनका मतलब ये लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज छोटा होता है, क्योंकि उसे छोटी आंत कहते हैं तो उसका साइज छोटा होता है। जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी आंत है तो इसका साइज जो है वो बड़ा होगा। जबकि बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा जाता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल उसके डायमीटर की बुनियाद पर कहा जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर है बच्चों ये तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। जबकि बच्चों ऑन एवरेज जो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर है ये तकरीबन जो है वो 7.6 सेंटीमीटर होता है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है, ठीक है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत जो है वो कम होती है, ठीक है। तो आपने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने ज़हन में रखना है। ये बच्चों आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं लिखे हुए लेकिन आप लोगों के प्रिसाइज कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम जो है वो बाकायदा यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे देखें मैंने आप लोगों को इस स्लाइड के अंदर जो है मैं आपको 12 मरतबा दिखा चुका हूँ। इसके अंदर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो कुछ शामिल है वो मैंने आपके लिए स्लाइड में रखा हुआ है। जब मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बच्चों एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी आता है, इसे हम जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, इसे हम गट भी कहते हैं। मैंने आपको इसके अलग अलग नाम भी बताए थे। और साथ बच्चों इसके अलावा इसके अंदर जो है वो असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी शामिल हैं, ठीक है। असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, तो आपने इन पॉइंट्स को भी जो है वो अच्छी तरह से जहन में रखना है, ठीक है। अब बच्चों जीआईटी जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी ट्यूब है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। अब बच्चों इसके अंदर ओरल कैविटी आ जाता है। ओरल कैविटी के पीछे बच्चों जो हलक हलक जिसे हम कहते हैं वो फारंक्स आ जाता है। उसके बाद ये खुराक की नाली जिसे हम एसोफेगस कहते हैं, एसोफेगस आ जाती है। इसके बाद बच्चों इसके अंदर स्टमक है। स्टमक के बाद आगे बच्चों जो खुराक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम तफसील से पढ़ चुके हैं। अब बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है जिसे हम इलियम कहते हैं, इलियम से बच्चों जो आगे फूड है वो एब्जॉर्प्शन के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है सिंपल शुगर्स का, अमाइनो एसिड्स का, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के बच्चों जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो आगे बाकी जितना भी जो मटेरियल है उसको आगे लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो बच्चों जो आपको नजर आ रही है, ठीक है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि इसका जो डायमीटर है वो छोटा है, कम है, और इसका डायमीटर जो है वो ज्यादा है, इसी वजह से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। मुझे इसके अलावा इसके अंदर असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी शामिल होते हैं। मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे लिवर एक असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर लिवर का एक पार्ट है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा पेनक्रियाज बच्चे एक असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो बच्चे ये जो है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। होपफुली आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब बच्चों आए हम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से स्टार्ट करते हैं। बच्चे लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से आपकी बुक में सबसे पहली लाइन वो लिखता है, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो आखिरी हिस्सा है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब बच्चों इसके साइज के हवाले से देखें, इट इज मच शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत जो है वो बच्चों बहुत जो है वो साइज का साइज छोटा होता है। ऑक्यूपाइंग तकरीबन जो है वो ऑक्यूपाइंग का मतलब होता है कब्जा करना, ठीक है। तकरीबन जो है वो कितना
जो ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल के कितने हिस्से पर वो कब्जा करके रखता है, अबाउट द लास्ट मीटर ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक, तकरीबन जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, जिसे आप गट कह लें, ठीक है, इसका तकरीबन जो है वो आखिरी मीटर लार्ज इंटेस्टाइन ऑक्यूपाई करता है, ठीक है बच्चों। ऑन एवरेज आपकी बुक में तो लास्ट मीटर लिखा हुआ है, लेकिन ऑन एवरेज लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो बुक्स के अंदर 1.5 मीटर लिखी जाती है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि तकरीबन जो इंटेस्टाइनल ट्रैक का आखिरी 1 मीटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लेकिन आपने इस फिगर को भी जहन में रखना है कि 1.5 मीटर ऑन एवरेज जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ अलग अलग बुक्स के अंदर जो है वो लिखी हुई है, तो आपने इस फिगर को भी जहन में रखना है। लेकिन अगर आपकी बुक में एमसीक्यू आ गया तो आपने एक लास्ट मीटर ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक इसी को आप टिक करेंगे, ठीक है, लेकिन जब आप एंट्री टेस्ट के आगे तैयारी करेंगे तो बच्चों आप लोगों को ये फिगर जो है वो आना चाहिए। इसके बाद बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या हैं? इट इज इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखें, मैंने आपको बताया था जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैंने आपको एब्जॉर्प्शन पढ़ाई थी, तो वहां पे हमने एब्जॉर्प्शन का जो लेक्चर था उसको हमने स्टार्ट किया था एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड वाटर। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बच्चों वाटर की कुछ एब्जॉर्प्शन होती थी, लेकिन बच्चों जो वाटर का मेजर पोर्शन है जो पानी के एब्जॉर्प्शन का वो कहाँ पे होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब जाहिर सी बात है पानी जब एब्जॉर्ब होगा तो पानी के अंदर सॉल्ट्स भी हल होते हैं, तो वो सॉल्ट्स भी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो ये इन्वॉल्व है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और साल्ट्स में। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे विटामिन के फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। बच्चों ल्यूमन का मतलब क्या होता है? ल्यूमन कहते हैं खाली जगह को। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इंटेस्टाइन के अंदर बच्चे जो आपको खाली जगह नजर आती है ना, इसको हम जो है वो ल्यूमन का नाम देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करके दिखाऊं बच्चे इंटेस्टाइन को, अगर आप ऐसे करके देख रहे हैं तो इसके अंदर ये जो आपको खाली जगह नजर आ रही है बच्चों, इससे हम जो है वो ल्यूमन कहते हैं। तो बच्चों इस ल्यूमन से ब्लड के अंदर विटामिन के की जो एब्जॉर्प्शन है और बाकी वाटर और साल्ट्स की जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो आपने इनके फंक्शंस को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन वाटर और साल्ट्स और विटामिन के कहां से? ल्यूमन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर जो खाली जगह है वहां से ब्लड के अंदर जो है एब्जॉर्प्शन में ये लार्ज इंटेस्टाइन शामिल है, ठीक है बच्चों। सिर्फ विटामिन के की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, विटामिन के के अलावा बच्चों और भी जो विटामिन है जिनकी जो है वो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी कुछ पढ़े थे बच्चों। इसको जब लेक्चर की मैं जब खत्म करूंगा तो वहां पे आखिरी स्लाइड के अंदर जो है मैं इसको लाजमी आपके लिए शो करवाऊंगा, ताकि आप लोग जो है वो इसको बेहतर अंदाज से समझ सकें, ठीक है, कि विटामिन के की जो है वो सिंथेसिस कौन से बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो क्यों कर रहे होते हैं, और उनकी जो एब्जॉर्प्शन है फिर बॉडी के अंदर होने के बाद ये विटामिन जो हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको हम जो है वो लेक्चर के आखिर में देखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है बच्चों। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो था जब वो एब्जॉर्प्शन करता था तो उसकी इनर सरफेस जिसे हम म्यूकोजा कहते थे, म्यूकोजा के अंदर कई सारे फोल्ड्स होते थे, उन फोल्ड्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते थे जिनको हम विलाय का नाम देते थे। फिर हर विलाय के बच्चे जो बाहर वाले एपिथेलियल सेल्स थे उनसे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकली होती थी जिनको हम माइक्रोविलाय का नाम देते थे। तो वहां पे विलाय और माइक्रोविलाय बच्चों सरफेस एरिया को बहुत बड़े पैमाने पर इंक्रीज कर देते थे, जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही मुफीद होता था। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा नहीं होता। द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट कन्वोल्यूटेड। सबसे पहले जो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों ये बलदार नहीं होती, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आपको देखें स्मॉल इंटेस्टाइन आपको इस तरह से बलदार नजर आ रही है ना, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से तहें पड़ी होती हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इस तरह से सीधी सीधी है, कन्वोल्यूटेड नहीं होती, ये बलदार नहीं होती। एंड इट्स इनर सरफेस और जो इसकी अंदर वाली सतह है जो आपको नजर आ रही है डज नॉट पोसेस विलाय, और इसके अंदर विलाय भी मौजूद नहीं होते, ठीक है। जिस तरह जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सर्कुलर फोल्ड्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे जिनको हम विलाय का नाम देते थे, बट लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं होती, ठीक है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये जो इसका ल्यूमन नजर आ रहा है यहाँ से डायरेक्ट इसके जो सेल्स हैं इंटेस्टाइनल वॉल के सेल्स, इनमें डायरेक्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और फिर वहां से आगे ब्लड के अंदर उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन के जो है वो 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो है इसको हम सीकम कहते हैं, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है ये कोलोन है, और तीसरा हिस्सा जो है बच्चों ये रेक्टम है। तो मेरे साथ आप रिपीट करें, लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो आपने इनको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों। आए हम सबसे पहले जो है वो सिकम को देखते हैं। सिकम के हवाले से देखें, आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, देखिए यहाँ पे इट इज अ ब्लाइंड सैक। बच्चों सैक कहते हैं थैली को, ब्लाइंड कहते हैं अंधे को। ब्लाइंड सैक का बच्चों यहाँ पर क्या मतलब है? ब्लाइंड सैक का मतलब एक ऐसी थैली जो कि आगे से बंद है, ठीक है, एक ऐसी थैली जो कि आगे से बंद हो, उस थैली को हम ब्लाइंड सैक का नाम देते हैं। तो बच्चे ये ब्लाइंड सैक है डेट प्रोजेक्ट्स जो कि बाहर की तरफ मौजूद होती है फ्रॉम द एरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के एरिया से, बिटवीन इलियम एंड
कोलोन, इलियम और कोलोन के दरमियान। बच्चों कोलोन क्या है? कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है और इलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बच्चों देखें तो यहाँ पे बच्चों जो फूड होगी वो पीछे से इलियम के जरिए आएगी और ये ऊपर वाला बच्चों जो आपको नजर आ रहा है ये कोलोन है। अब कोलोन और इलियम के दरमियान बच्चों जो प्रोजेक्शन मौजूद है, ठीक है, इसको जो है वो हम सीकम का नाम देते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, नीचे मैं आपको डायग्राम में मजीद क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से इलियम जो है फूड को लेकर यहाँ पे आएगी और बच्चों यहाँ पे आप देखें ये ऊपर वाला हिस्सा कोलोन है। कोलोन और इलियम के दरमियान में बच्चों ये जो आपको प्रोजेक्शन नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम सीकम का नाम देते हैं। और ये देखें आगे से ये बंद है, ठीक है, सीकम आगे से जो है वो बंद है और इसके ऊपर जो है वो सीधा कोलोन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से हम सीकम को जो है वो ब्लाइंड सैक का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि सीकम क्या है बच्चों? एक ब्लाइंड सैक है, ठीक है, जो कि एरिया ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो प्रोजेक्ट होती है और कहाँ पे मौजूद होती है? इलियम और कोलोन के दरमियान मौजूद होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखें जो ब्लाइंड एंड है ना सीकम का, यहाँ से बच्चों एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलती है जिसको हम अपेंडिक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? अपेंडिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसके हवाले से हमारी बुक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, हम इसको देख लेते हैं बच्चों। अगली आप हेडिंग जो है वो अपेंडिक्स की देंगे। तो फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम, सीकम के ब्लाइंड एंड से, ब्लाइंड एंड का मतलब जो उसका बंद हिस्सा है, बंद किनारा है, वहां से देयर अराइजेस, वहां पे उभरता है, वहां पे बनता है फिंगर लाइक प्रोसेस, एक उंगली की तरह का एक प्रोसेस मौजूद होता है जिसको हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का नाम देते हैं। बच्चों वर्मी फॉर्म, फॉर्म कहते हैं शक्ल को, वर्मी मतलब वर्म लाइक, वर्म कहते हैं कीड़े को। ठीक है, तो वर्मी फॉर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों? वर्मी फॉर्म का मतलब हुआ वर्म लाइक, मतलब कीड़े की तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। बच्चों ये जो अपेंडिक्स है इसका जो स्ट्रक्चर है, जब हम इसको देखते हैं तो हमें कीड़े की तरह नजर आता है, इसी वजह से हम इस अपेंडिक्स को वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का नाम दे देते हैं। जहन में रखें बच्चों, ये जो अपेंडिक्स है इसको हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एक वेस्टिजियल पार्ट है। क्या है बच्चों? वेस्टिजियल पार्ट। बच्चों वेस्टिजियल क्या होता है? हम इसको हमारी बुक के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है। वेस्टिजियल कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर बच्चों वो पार्ट्स जो कि माजी में, ठीक है, आज से हजारों साल पहले हमारी बॉडी के अंदर वो फंक्शनल थे, उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, लेकिन बच्चों अब हमारी बॉडी के अंदर उनका किसी भी किस्म का कोई इंपॉर्टेंट जो है वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसे हिस्सों को हम वेस्टिजियल पार्ट कहते हैं। वेस्टिजियल पार्ट क्या होते हैं? ऐसे पार्ट्स जिनके माजी में जो थे वो इंसान के अंदर फंक्शंस थे, लेकिन अब जो है वो टोटली नॉन फंक्शनल है। जिस तरह बच्चों आपने अक्सर देखा होगा अकल दाढ़ होती है, अकल दाढ़ जो है विजडम टिथ को कहते हैं। ठीक है, अब जो अकल दाढ़ जो है वो माजी के अंदर जब इंसान जंगलों के अंदर रहता था और वो सख्त पत्ते खाता था और सख्त पत्ते के साथ लकड़ी खाता था, तो उसको बेहतर तरीके से चबाने के लिए उसके पास जो थी वो विजडम टिथ सबके अंदर मौजूद होती थी। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने अपनी खुराक को नरम गजा और पकी गजा की तरफ आना शुरू किया, तो अब इतने अच्छे तरीके से खुराक को जो चबाने की जरूरत थी वो नहीं थी, तो आहिस्ता 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 अकल दाढ़ जो है वो खत्म होती गई, जिन्हें विजडम टिथ कहते हैं। ठीक है, वो खत्म होती गई और आज कुछ इंसानों के अंदर वो मौजूद होती है और कुछ के अंदर नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये जो अपेंडिक्स है, ठीक है, ये माजी के अंदर जो है ये प्लांट के अंदर जो रेशेनुमा स्ट्रक्चर्स हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन बच्चों अब जो जैसे इंसान ने खुराक अपनी गजा को तब्दील किया, तो इसका जो फंक्शन है वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया। अब ये इंसान के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर टोटली नॉन फंक्शनल है, इसका कोई भी फंक्शन जो है वो नहीं है। तो आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। इसी तरह बच्चों हमारे जो कान है, हमारे कान आप देखें यहाँ पे बच्चों, अगर आप चाहें भी तो आप अपने कान को नहीं हिला सकते। ठीक है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि अपने कान को हिला सकते हैं। माजी में जो है वो इंसान जो थे वो अपने कान को हिला सकते थे, कान के अंदर जो मसल्स हैं वो उनके कंट्रोल में थे। जैसे आपने हाथी को देखा होगा, हाथी इस तरह से अपने कानों को हिला रहा होता है। ठीक है, अब बच्चों जब फिर वक्त के साथ साथ बच्चों इनकी जरूरत खत्म होती गई, तो कान के अंदर बच्चों ये जो मसल्स हैं ये टोटली अब क्या है बच्चों, ये हमारी कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक वेस्टिजियल पार्ट है। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो ज़हन में रखना है। वेस्टिजियल क्या होता है? ऐसे पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर जो कि माजी के अंदर जो थे वो काम के थे, लेकिन अब जो है वो किसी काम के नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इनको वेस्टिजियल कहते हैं। मुझे अपेंडिक्स जो है इसके हवाले से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपेंडिक्स परफॉर्म्स नो फंक्शन। अपेंडिक्स जो है वो किसी भी किस्म का कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, सो इज वेस्टिजियल। इसी वजह से हम इसे वेस्टिजियल कह देते हैं। वेस्टिजियल मतलब माजी के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म करता था। क्या फंक्शन परफॉर्म करता था? पौधे के जो रेशेनुमा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डाइजेशन करवाता था, लेकिन अब जो है वो इसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर हम सिकम की बात करूं, मैं आपको सिकम का बताऊं तो सिकम भी बच्चों इंसान के अंदर जो है वो तकरीबन जो है ये नॉन फंक्शनल है। अलबत्ता बच्चों वो जानदार,
ठीक है, जो कि हर्बीवर्स हैं। हर्बीवर्स मतलब जो कि पौधे खाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो है वो सीकम फंक्शनल है, क्योंकि सीकम के अंदर बच्चों ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि एक एंजाइम खारिज करते हैं जिसको हम सेलुलेज का नाम देते हैं। और ये जो सेलुलेज है ना बच्चों, ये आगे डाइजेशन करती है सेलुलोज की। किसकी डाइजेशन करती है बच्चों? सेलुलोज की डाइजेशन करती है, और सेलुलोज से क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, तो हर्बीवर्स के अंदर बच्चों ये मौजूद होता है, सीकम फंक्शनल है, वहां पे सेलुलोज एंजाइम जो है वो सेलुलोज की ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज बनाता है। जबकि इंसान के अंदर बच्चों सेलुलोज की डाइजेशन नहीं होती। आपको पता है ये जो सेलुलोज है इट इज इनडाइजेस्टिबल इन ह्यूमंस, इंसानों के अंदर इसकी डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि इंसानों की जो सीकम है यहाँ पर वो बच्चों बैक्टीरिया ही मौजूद नहीं है जो कि सेलुलोज एंजाइम जो है वो रिलीज करवाते थे। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को भी जो है बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बच्चों जो अगला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या होता है बच्चों? जहन में रखें, जिस लफ्ज के एंड पर ITIS आ जाए ना, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। क्या होता है बच्चों? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन को। तो अपेंडिसाइटिस का मतलब क्या है बच्चों? अपेंडिसाइटिस का मतलब हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की सूजन को हम अपेंडिसाइटिस का नाम देते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपने जब आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट इज अपेंडिसाइटिस, राइट इट्स ट्रीटमेंट, आमतौर पे इस तरह से पूछा जाता है, तो आप इसकी डेफिनेशन, कॉज और ट्रीटमेंट, तीन हेडिंग्स देके आप इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें बच्चों, अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की जो सूजन है इसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ये होती क्यों है बच्चों? इट इज यूजुअली ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब बच्चों होता क्या है कि अगर खुराक जो है, खुराक के कुछ जर्रात अपेंडिक्स के अंदर चले जाएं, तो वहां पे उन खुराक की मौजूदगी की वजह से, खुराक के जरात मौजूदगी की वजह से वहां पर बच्चों बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों जब वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो जहां पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वहां पे हम कहेंगे कि इन्फेक्शन हो गया है। अब बच्चों उसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहां पर अपेंडिक्स के अंदर बच्चों इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो अपेंडिक्स की सूजन है, ठीक है, आमतौर पर इसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अब बच्चों इसका इलाज क्या है? ठीक है, इसका इलाज देखें, यहां पे देखें, द इन्फेक्टेड अपेंडिक्स, ऐसा अपेंडिक्स जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो तकसीम कर गए हैं, बैक्टीरिया साइज में जो है वो ज्यादा हो गए हैं, मस्ट बी रिमूव्ड सर्जिकली। इसको ऑपरेशन के जरिए लाजमी तौर पर आपको निकलवाना चाहिए, अदरवाइज वरना इट में ब्रस्ट, ये फट सकता है। ठीक है, अगर वहां पे बच्चों अपेंडिक्स जो है वो फट गया तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे वो सारे की सारी आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है बच्चों, इसके अंदर जो है वो डिवाइड करके इसको, इसके अंदर भी जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्टेड अपेंडिक्स बच्चों इसको लाजमी तौर पर सर्जिकली रिमूव करवाना चाहिए, अदरवाइज वरना इट में ब्रस्ट, वो फट सकता है, और जो इन्फ्लेमेशन है और ये जो सूजन है में स्प्रेड वो फैल सकती है इन द एंटायर लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन, पेट के तमाम हिस्सों तक, पेट की जितनी भी लाइनिंग्स हैं उन तमाम तक जो है ये सूजन पहुंच सकती है, वहां पे भी सूजन हो सकती है। अब बच्चों द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को ऑपरेशन के जरिए बाहर निकालना, इस कार्ड इसे कहा जाता है अपेंडिसेक्टोमी। ठीक है बच्चों, क्या है ये? अपेंडिसेक्टमी। तो आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने कि सर्जरी के जरिए बच्चों अपेंडिक्स को बॉडी से बाहर निकालना, इस ऑपरेट को हम जो है वो अपेंडिसेक्टमी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अपेंडिसाइटिस जो है बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अपेंडिसाइटिस जो है वो अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है बच्चों? इन्फेक्टेड अपेंडिक्स जो है वो सर्जिकली रिमूव किया जाता है, और बच्चों इसको सर्जिकली रिमूव करने के जो तरीका है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपेंडिसेक्टमी। अगर इसको रिमूव ना किया जाए तो फिर क्या होगा बच्चों? ये ब्रस्ट होगा, फट सकते हैं, और जब ये फटेगा तो इसके अंदर जो इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे पेट के अंदर फैल जाएंगे, और वो जो इन्फ्लेमेशन है बच्चों वो सारी की सारी एब्डोमेन की जो लाइनिंग है वहां पे स्प्रेड कर सकती है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। बच्चों जो अगला हमारा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो है कोलोन। अब बच्चों आगे देखें, नेक्स्ट टू सीकम इज द कोलोन। सीकम के बाद बच्चों क्या आता है? कोलोन आता है। ठीक है, अब बच्चों कोलोन जो है ना, इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। इट हैज एन असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स एंड अ डिसेंडिंग लिम्ब। बच्चों इसके तीन हिस्से होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं असेंडिंग, यहां से देखें, यहां से इलियम से जो है वो खुराक आती है और ये ऊपर की तरफ जाती है, इसको हम नाम देते हैं असेंडिंग कोलोन का। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां पे इस तरह से देखें, जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांसवर्स कोलोन। और ट्रांसवर्स कोलोन के बाद बच्चों यहां से जो इसके अंदर मटेरियल है बच्चों वो इस तरह नीचे की तरफ आता है, और ऊपर से नीचे की तरफ आना, इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिसेंडिंग का। तो इसके बच्चों तीन पार्ट्स हैं, एक है असेंडिंग कोलोन, फिर एक है ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर एक क्या है? डिसेंडिंग
कोलोन। ठीक है बच्चों, ये 3 पार्ट्स आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो एक और पार्ट होता है जिसको हम सिग्मॉइड कोलोन का नाम देते हैं, जो आपको नजर आ रहा है ना एस शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम जो है वो सिग्मॉइड कोलोन का नाम देते हैं, तो आपने इसको ज़हन में रखना है। आपकी बुक के अंदर इस कोलोन के 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं, लेकिन इसका एक इजाफी पार्ट आपने इसको बुक में आप छोटा सा करके साइड पे लिख लें, सिग्मॉइड कोलोन। ये भी आपको पता होना चाहिए, जब आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, सीकम से आगे कोलोन है, इसके 3 पार्ट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, असेंडिंग कोलोन, उसके बाद बच्चों ट्रांसवर्स कोलोन और उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन। लेकिन चौथा आपने याद रखना है, कोलोन के 4 हिस्से होते हैं और आखिरी को हम कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन। ठीक है, ये जो आखिरी लार्ज इंटेस्टाइन का एस शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम सिग्मॉइड कोलोन का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चों इसका फंक्शन क्या है? इट्स मेन फंक्शन इज टू अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। जो कोलोन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो यही है कि इसने वाटर को जो है वो अब्सॉर्ब करना है एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो कोलोन का फंक्शन समझ में आ गया होगा। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे वाटर की अब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर के साथ डिजोल्व साल्ट्स हैं उनकी भी अब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों जब कोलोन से वाटर की अब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो कोलोन के अंदर बच्चों अब हार्ड फॉर्म के अंदर जो है वो मटेरियल रह जाएगा, जिसको हम फिजिस का नाम देते हैं, फुजला का नाम देते हैं, जिसको हम आम लैंग्वेज के अंदर स्टूल कहते हैं। अब बच्चों फिजिस क्या होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, आए हम इसको जो है वो देखते हैं। आप लोगों से जो एग्जाम में अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर फिजिस, राइट इट्स कंपोजिशन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। फिजिक्स के डेफिनेशन और इसके कंपोजिशन। बच्चों फिजिक्स की डेफिनेशन को आपने जब पेपर के अंदर लिखना है तो आपने इसके अंदर कुछ वर्ड्स को ऐड करना है ताकि फिजिक्स की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन बन सके। ठीक है, अब बच्चों मैंने आपको बताया कि जब कोलोन के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है तो उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है इसको हम फिजिक्स का नाम देते हैं। तो बच्चों यही इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे देखें, एज द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन कोलोन, जैसे ही कोलोन के अंदर पानी की जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाती है, द रिमेनिंग बाकी बच जाने वाला जो मटेरियल है बिकम्स, वो बन जाता है मोर सॉलिड, ज्यादा सख्त या ज्यादा ठोस हो जाता है, क्योंकि पानी जो है उसकी अंदर से बाहर निकल जाता है और उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो अब बच्चों वो जो वेस्ट मटेरियल जो कि अब ज्यादा सॉलिड हो गया है, इस वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम फिजिक्स का नाम देते हैं। बच्चों ज़हन में रखें, फिजिक्स उर्दू में फुजला कहते हैं इसे। ठीक है, मेडिकल साइंसेस के अंदर इसे फिजिक्स का नाम दिया जाता है, जबकि बच्चों इसे कॉमन लैंग्वेज के अंदर जो है वो हम स्टूल का नाम देते हैं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो ज़हन में रखना है। अब बच्चों इसकी कंपोजिशन क्या है, फिजिक्स जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे देखें, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंदर बैक्टीरिया की एक बहुत बड़ी तादाद है वो मौजूद होती है। ठीक है, दूसरा बच्चे इसके अंदर क्या होते हैं, इनडाइजेस्टिबल प्लांट फाइबर्स, प्लांट के वो फाइबर्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जैसे कि सेलुलोज। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि सेलुलोज जो है ये इनडाइजेस्टिबल है ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर सेलुलोज की डाइजेशन नहीं होती। अब बच्चों जो सेलुलोज है आमतौर पर जो हम प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, हम जो सब्जियां खाते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर जो है वो सेलुलोज मौजूद होता है, लेकिन ये जो सेलुलोज है बच्चों हमारी बॉडी के अंदर इसको डाइजेशन नहीं किया जा सकता। अब बच्चों इसकी डाइजेशन का ना होना ये भी हमारे लिए एक नेमत है, क्योंकि बच्चों जो सेलुलोज है इसकी करेक्टर होता है कि हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है। ठीक है, तो बच्चों सेलुलोज जो है ये अपने इर्द गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल्स को जो है वो अटैच रखता है। अगर बच्चों सेलुलोज ना हो और बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाए तो इससे कॉन्स्टिपेशन, जिससे कब्ज हो सकती है। जो वेस्ट मटेरियल है ये आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो स्टक हो सकता है, फंस सकता है। ठीक है, लेकिन जो सेलुलोज हैं बच्चों ये आपको नॉर्मल डेफिकेशन में, फिजिक्स को नॉर्मल तरीके से बॉडी से बाहर निकालने में इसको मदद देते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि फिजिक्स के अंदर होते हैं। बैक्टीरिया, उसके बाद प्लांट के वो फाइबर्स जो कि डाइजेस्ट नहीं होते जिसमें सेलुलोज, उसके अलावा अदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ, फूड का वो दूसरा मवाद जो हजम नहीं होता, जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, वो इसके अंदर शामिल होता है। उसके बाद स्लफ्ड ऑफ म्यूकोजल सेल्स। अब बच्चों जाहिर सी बात है, जब ये वेस्ट मटेरियल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से मूव करता है तो इसके जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको म्यूकोजा कहते हैं। तो बच्चों उस लेयर से कुछ सेल्स जो हैं वो रगड़ की वजह से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उन रगड़ की वजह से अलग होने वाले सेल्स के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है स्लफ्ड ऑफ म्यूकोजल सेल्स, मतलब जो म्यूकस के वो सेल्स जो कि उतर गए हैं म्यूकोजा से, ठीक है, जो कि उससे अलग हो गए हैं, उससे उतर गए हैं, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है स्लफ्ड ऑफ म्यूकोजल सेल्स। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद बाइल पिगमेंट्स। बच्चों ये बाइल पिगमेंट्स कौन से हैं? बच्चों ये वही बाइल पिगमेंट्स हैं
ठीक है, जो कि बाइल के अंदर मौजूद थे। बच्चों बाइल के हवाले से स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था, बाइल एक ऐसी सेक्रीशन है जिसकी प्रोडक्शन जो है वो लिवर के अंदर होती है, इसकी स्टोरेज गॉल ब्लैडर के अंदर होती है। जैसे ही स्टमक से जो फूड है वो ड्यूडिनम के अंदर आता है, तो बच्चों एक नाली के जरिए गॉल ब्लैडर से बाइल को ड्यूडिनम के अंदर खारिज किया जाता है। ठीक है, उस बाइल के अंदर काफी सारी चीजें होती थी, मैंने आपको बताई थी। उसके अंदर बच्चों एक चीज जो है वो बाइल पिगमेंट्स होते हैं। जहन में रखें बच्चों, ये जो फिजिस का कलर जो नॉर्मली ब्राउन कलर होता है फिजिस का, बच्चों जो ब्राउन कलर फिजिस का इन्हीं बाइल पिगमेंट्स की वजह से होता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिजिक्स के अंदर जो है वाटर भी कुछ क्वांटिटी के अंदर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये इसकी कंपोजिशन है, आपको इस 6 चीजें इसके कंपोजिशन में आती हैं, 6 की 6 चीजें आपको फिंगर टिप के ऊपर आनी चाहिए। तो बच्चों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद बच्चों जो लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है, ठीक है, जो लास्ट पार्ट है, इसे हम बच्चों रेक्टम कहते हैं। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है, वेयर फिजेस आर टेम्पोरेरीली स्टोर्ड, जहां पर जो फुजला है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको आर्जी तौर पर जो है वो जखीरा किया जाता है, आर्जी तौर पर जमा किया जाता है। अब बच्चों रेक्टम का वो हिस्सा जिसके जरिए फिजिक्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हम जो है वो एनस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखें एनस क्या है, एट इट्स डिस्टल एंड। बच्चों डिस्टल एंड का मतलब होता है, देखिए हम यहाँ पे ना, मैं आपको एक चीज अगर समझाऊं बच्चों, फर्ज करें कि यहाँ पे आपको ये रेक्टम नजर आ रहा है, ये देखिए आपको डायग्राम में रेक्टम नजर आ रहा है। तो बच्चों रेक्टम के 2 किनारे हैं। बच्चों इसका जो पहले वाला किनारा होता है ना, इसको हम नाम देते हैं प्रोक्सिमल एंड का। किसका नाम देते हैं बच्चों? प्रोक्सिमल एंड। और इसका जो आखिरी किनारा होता है इसको हम नाम देते हैं डिस्टल एंड का। ठीक है, तो बच्चों ये ना सिर्फ रेक्टम में बल्कि आमतौर पर हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर जो है ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम प्रोक्सिमल और डिस्टल जो है का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आपको मैट्रिक के अंदर याद होगा, आपने नेफ्रॉन के अंदर पढ़ा होगा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इसे उर्दू में पहली बलदार नाली कहते हैं, और डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल आखिरी बलदार नाली, आपने नेफ्रॉन के अंदर पढ़ा होगा। तो प्रोक्सिमल का मतलब होता है इब्तदाई, पहली, और डिस्टल का मतलब होता है आखिरी। ठीक है, तो बच्चों रेक्टम के आखिरी किनारे पर, डिस्टल एंड का क्या मतलब है? रेक्टम के आखिरी किनारे पर, उसका ऑपोजिट क्या होता है? प्रोक्सिमल एंड। ठीक है, तो रेक्टम के आखिरी किनारे पर द रेक्टम ओपन्स आउट, रेक्टम जो है वो बाहर की तरफ खुलता है थ्रू एनस, एनस के जरिए। ठीक है बच्चों, एनस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? जो एनस है इज सराउंडेड, ये घिरा हुआ होता है बाय 2 स्फिंक्टर्स। बच्चों स्फिंक्टर्स मैंने आपको बताया कि ये आमतौर पे जो है स्फिंक्टर्स, आप ये समझें ऐसे दरवाजे हैं जो कि चीजों की पैसेज को कंट्रोल करते हैं, चीजों के आने जाने को कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे दरवाजों को जो है वो हम स्फिंक्टर्स का नाम देते हैं। और एनस के अंदर बच्चों 2 स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं। एक बच्चों स्फिंक्टर होता है अंदर की तरफ और एक होता है बाहर की तरफ। जो अंदर की तरफ स्फिंक्टर होता है इसे हम इंटरनल स्फिंक्टर का नाम देते हैं, जो बाहर की तरफ स्फिंक्टर होता है इसको हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर का नाम देते हैं। बच्चों स्फिंक्टर जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम स्टमक के अंदर भी स्फिंक्टर्स को पढ़ चुके हैं। स्टमक के अंदर 2 स्फिंक्टर्स हमने पढ़े थे, कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बच्चों इसके दरमियान भी एक स्फिंक्टर मौजूद होता है, इसको हम इलियोकॉलिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान बच्चों ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, उस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं? इलियोकॉलिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से यहाँ पर भी स्फिंक्टर मौजूद होते हैं एनस के अंदर 2, एक अंदर की तरफ होता है जिसको इंटरनल स्फिंक्टर, और एक बाहर की तरफ होता है जिसको हम एक्सटर्नल स्फिंक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों इंटरनल स्फिंक्टर इज मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। बच्चों जो इंटरनल स्फिंक्टर है, जो अंदर की तरफ स्फिंक्टर मौजूद होता है बच्चों, ये स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है। और स्मूथ मसल्स के बच्चों ये कैरेक्टर है कि इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि बच्चों जो आउटर बाहर वाला स्फिंक्टर है ये स्ट्राइटेड मसल से बना होता है। बच्चों स्ट्राइटेड मसल्स जो हैं असल में हम स्केलेटल मसल्स को कहते हैं। हम अपनी बुक के लास्ट चैप्टर के अंदर मसल्स की डिटेल को स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको चीजें ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ में आ जाएंगे। तो स्ट्राइटेड मसल्स बच्चों हम किसे कहते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स जो है वो हम स्केलेटल मसल्स को कहते हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे मसल्स जो कि वॉलंटरी हैं, जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, इनको हम जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स या फिर स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल स्फिंक्टर जो कि स्मूथ मसल से बना हुआ है, इसके खुलने और बंद होने को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अलबत्ता ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये हमारे कंट्रोल में होता है, हम इसको कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो जहन में रखना है। ठीक है, तो बच्चों एनस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से 2 स्फिंक्टर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनवॉलंटरी स्फिंक्टर अंदर की तरफ होता है, वॉलंटरी स्फिंक्टर बाहर की तरफ होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डेफिकेशन रिफ्लेक्स का। बच्चों देखें डेफिकेशन रिफ्लेक्स क्या है।
अब बच्चों जब ये जो रेक्टम आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट है, बच्चों जब ये स्टूल से भर जाता है, जब ये फिजिस से भर जाता है, वेस्ट मटेरियल से जब बच्चों ये भर जाता है ना, ठीक है, तो इसकी दीवारें हैं ना बच्चों वो फैलना शुरू करती हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे मस्कुलैरिस, इसके अंदर मस्कुलैरिस की एक तय होती है, ठीक है, वो फैलती है। अब बच्चों जैसे उसकी दीवारें फैलना शुरू करती हैं ना फिजिक्स के भर जाने की वजह से, तो फौरन से बच्चों दिमाग को पैगाम जाता है। अब दिमाग को पैगाम जाता है तो दिमाग जो है बच्चों वो कहता है कि ये जो रेक्टम है ये फिजिक्स से भर गया है, तो अब इन फिजिक्स को जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दो। इन फिजिक्स को क्या करो बच्चों, बॉडी से बाहर निकाल दो। फिर बच्चों यहाँ पे होता क्या है, पीछे से बच्चों एक पेरिस्टॉल्टिक वेव आती है। पेरिस्टॉल्सिस हमने पढ़ा था ना, जबकि एक वेव होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की। बच्चों इस तरह के पेरिस्टॉल्टिक एक वेव आती है जो कि प्रेशर के साथ इन फिजिक्स को बाहर एक्सपेल करती है, ठीक है। अब बच्चों वो जो रिफ्लेक्स है जो कि ब्रेन की तरफ से पैगाम आया, और ब्रेन की तरफ से पैगाम आने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एक पेरिस्टॉल्टिक एक्टिविटी हुई, और पेरिस्टॉल्टिक एक्टिविटी के नतीजा में इन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के बारे में आपको बताया गया। बच्चों इसको जो है हम डेफिकेशन रिफ्लेक्स का नाम देते हैं। रिफ्लेक्स कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन को, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है वो 10 घंटे के बाद आप जो है वो अपनी मर्जी से डेफिकेशन रिफ्लेक्स को जनरेट करवा लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चों डेफिकेशन रिफ्लेक्स जो है ये आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरली जनरेट होता है, ठीक है। और ये कब जनरेट होता है, जब रेक्टम जो है वो फिजिक्स से भर जाता है, उसकी दीवारें जो है वो फैल जाती हैं, तो फौरन से दिमाग तक पैगाम जाता है, और दिमाग जो है वो ऑर्डर करता है रेक्टम को कि रेक्टम जो है वो अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करके इन फिजिक्स को बॉडी से बाहर निकाल दो। तो यहाँ पे देखें बच्चों, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल हालात में, व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड अप विद फिजिक्स, जब ये जो रेक्टम है ये फ्यूजला से भर जाता है, इट गिव्स राइज टू अ डेफिकेशन रिफ्लेक्स। तो बच्चों यहाँ से एक डेफिकेशन रिफ्लेक्स जन्म लेता है। डेफिकेशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से एक डेफिकेशन रिफ्लेक्स जो है ये जन्म लेता है। अब बच्चों इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल जो है इसके हवाले से हमने पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स की आप हेडिंग देंगे। बच्चों के अंदर जो है उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने इस डेफिकेशन रिफ्लेक्स को जो है वो किस तरह से कंट्रोल करना है, जबकि बच्चों जो अडल्ट्स हैं वो अपने एनस के जो बाहर वाला स्फिंक्टर है जो कि striated मसल से बना होता है, उसकी मदद से इस डेफिकेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पीछे से जो है वो प्रेशर के साथ आता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से इस जो बाहर वाला स्फिंक्टर है, ठीक है, इसको ओपन ही ना होने दें। तो बच्चों इस जो डेफिकेशन इसको कंट्रोल किया जा सकता है अडल्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखें, The defecation reflex is consciously inhibited in adults. Defecation reflex बच्चों ये adults के अंदर, बड़ों के अंदर इसको मुसलसल जो है वो आप रोक सकते हैं, मुसलसल इसको इनहिबिट कर सकते हैं। बट इन इन्फेंट्स, बच्चों इन्फेंट्स कहते हैं बच्चों को, और इन्फेंट्स किसे कहते हैं, 1 साल से कम उम्र बच्चे जो होते हैं उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। तो आपने इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, जब भी लफ्ज इन्फेंट्स आएगा तो इन्फेंट्स का मतलब क्या होगा, 1 साल से कम उम्र बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं। लेकिन 1 साल से कम उम्र बच्चे के अंदर इट इज कंट्रोल्ड इनवॉलेंटरीली। लेकिन बच्चों 1 साल से कम उम्र बच्चे के अंदर जो है, ठीक है, इसको इनवॉलेंटरीली कंट्रोल किया जाता है। इनवॉलेंटरीली मतलब उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। जैसे रेक्टम भर जाता है, फिजिक्स से भर जाता है, फौरन से दिमाग को पैगाम जाता है, दिमाग जो है वो फौरन से ऑर्डर देता है कि फिजिक्स को बाहर निकाल दो। अब उस बच्चे को तो पता ही नहीं है कि इस डेफिकेशन रिफ्लेक्स को मैंने कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, मैं जो हूँ इस डेफिकेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, उस बच्चे को तो नहीं पता। तो वो फौरन से जो है उसके अंदर डेफिकेशन हो जाएगी और वेस्ट मटेरियल जो है बाहर आ जाएंगे। अब जो वो कहते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ, जैसे जैसे एक बच्चा जो है वो बड़ा होता है, ग्रो करता है, अ चाइल्ड लर्न्स, बच्चा है वो सीख जाता है, टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स, कि उस डेफिकेशन रिफ्लेक्स को अंडर वॉलंटरी कंट्रोल के किस तरह से इस डेफिकेशन रिफ्लेक्स को अपने कंट्रोल के अंदर लेकर आना। वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रोथ के दौरान बच्चा बड़ा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है वो किस तरह से इस डेफिकेशन रिफ्लेक्स को अपने कंट्रोल के अंदर लेकर आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको यहाँ तक चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। इसके बाद बच्चों जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेक्चर के आखिर में बताऊंगा कि कोलोन के अंदर जो है विटामिन के की किस तरह से प्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, वो लिखता है मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पर ई कोलाई। ई कोलाई का मतलब होता है बच्चों एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। ये हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एस्चेरिचिया कोलाई, मैं आज को लिख देता हूँ, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बच्चों हम ए कोलाई का नाम देते हैं, तो आप ई कोलाई ही लिख सकते हैं। ई कोलाई लिव, ये रहते हैं एंड एक्टिवली डिवाइड। एक्टिवली डिवाइड का मतलब ये होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर तकसीम करते हैं विद इन कोलोन। कोलोन के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई वो हमारी कोलोन के अंदर रहते भी हैं और बड़े पैमाने पर तकसीम भी करते हैं। ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के दौरान दे प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स एंड विटामिन के, वो अमाइनो एसिड्स और विटामिन के की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है।
अब बच्चों विटामिन के इज नेसेसरी फॉर मैन। विटामिन के जो है मैं इंसान के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, खून को जमाने के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका फंक्शन है, लिख लें बच्चों, एमसीक्यू के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन के का फंक्शन क्या होता है। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड। इसको लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर जो है वो अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। कौन से बैक्टीरिया हैं? इकोलाई हैं, जो कि कोलोन के अंदर रहते हैं और बड़े पैमाने पर तकसीम करते हैं। उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस के नतीजा में अमाइनो एसिड्स और विटामिन के की प्रोडक्शन होती है। विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर खून को जमाने का काम करता है और फिर इसको जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। बच्चों अगर आप जो है वो चैप्टर नंबर 2 ओपन करें तो यहाँ पे बच्चों नॉर्मल फ्लोरा में बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस, बच्चों ये पॉइंट गिवन है। यहाँ पे बच्चों देखें सिंथेसिस ऑफ विटामिन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बैक्टीरिया खास विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये जो विटामिन हैं ये उनकी जरूरत से ज्यादा होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल से इन विटामिन को जो है फिर जिस्म के अंदर जज़ब करके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंट्रिक बैक्टीरिया, यहाँ पे बच्चों देखें सेक्रेट विटामिन के एंड विटामिन बी 12। बच्चों यहाँ से आपको ये बात पता चली कि विटामिन के अलावा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर विटामिन बी 12 की प्रोडक्शन भी होती है और इसके अलावा कुछ दूसरे भी विटामिन भी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे मैं आपको विटामिन के क्लासिफिकेशन दोबारा बताता चलूं। विटामिन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन और एक को हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। बच्चों वाटर सोल्यूबल विटामिन दो हैं, एक है विटामिन सी और बी विटामिन। बी विटामिन कोई एक विटामिन नहीं है बल्कि इसके अंदर एक कैटेगरी है विटामिन की। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ए, डी, ई और के ये जो हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, तो आपने इसकी क्लासिफिकेशन भी याद रखनी है। बच्चों इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंट्रोल ऑफ इजेशन को जो है वो स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।